ओके वेल स्टूडेंट्स, मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स में हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली तरह का न्यूमेरिकल जो हमें पेपर में पूछा जा सकता है वो बहुत कैजुअल है, बट बच्चे फिर भी गलत करते हैं। दैट इज़ रिगार्डिंग जीडीपी डिफ्लेटर। तो कई बच्चे कहेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर अगर सिलेबस में नहीं है तो भी बेटा रियल और नॉमिनल जीडीपी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, वैसे आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, एक तरह से प्राइस इंडेक्स बेस भी आ जाता है इसका नाम। तो इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। मतलब अगर ये 1 2 3 चीज़ें हैं ना, तो आपको इसमें से कोई 2 चीज़ें दी होंगी और एक आपको फाइंड आउट करनी होगी। गलती बच्चे ये करते हैं कि वो रियल ऊपर लिखाते हैं और नॉमिनल नीचे लिखाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। तो हमने चांस नहीं लेना बिल्कुल भी। हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने हमेशा जो अल्फ़ाबेटिकली एन पहले आता है ना, तो एन को ऊपर रखो और आर बाद में आता है अल्फ़ाबेट्स में ए टू जेड में, तो आर को बाद में लिखो और इंटू 100 कर दो। तो ये फॉर्मूला तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। बहुत सिंपल क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं 3 मार्क्स में, इवन 1 मार्क्स में भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने ये देखो, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये CBSE 2022 में आया है, कैलकुलेट एंड एनालाइज द वैल्यू ऑफ जीडीपी। तो ये नॉमिनल जीडीपी दी है और रियल जीडीपी दी हुई है आपको। ठीक है, तो आपने करना क्या होता है, बेसिकली दोनों ही सालों की अब निकालनी पड़ेगी आपको ऐसे केस के अंदर। तो 2014-15 की अलग से निकाली है और 2016-17 की अलग से निकाली है। इसकी वैल्यू हमेशा ही 100 से ज़्यादा ही आएगी आपके पास। ठीक है, तो आपके पास ये भी एक हिंट होगा कि आंसर आपका सही आएगा। अच्छा, और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगी कि कौन सा और तरह का न्यूमेरिकल हमें पेपर में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि इसी टॉपिक का थ्योरेटिकल क्वेश्चन जीडीपी एंड वेलफेयर का एक टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक में। 100% आपने उसको तैयार करना है। ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर, जिसमें एक्सटर्नैलिटीज़, ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, वो सारा क्वेश्चन है। 4-5 पॉइंट है। हाँ, 100% आपको पेपर में आने के चांस है, तो उसको थ्योरेटिकली उसको छोड़ना नहीं है आपने। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि आपको नॉर्मल बेसिक वर्क कन्वर्जन आनी चाहिए। हमारे पास बेटा 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। 3 गोल्डन रूल्स कौन से हैं हमारे पास? 3 गोल्डन रूल्स ऑफ कन्वर्जन कौन से होते हैं? पहली कन्वर्जन होती है डोमेस्टिक से नेशनल। ठीक है, तो कभी भी आप, डोमेस्टिक बेटा छोटा होता है और नेशनल बड़ा होता है। डोमेस्टिक मतलब जैसे एक लेवल का, ठीक है, और एक देश का। नेशनल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक में हमेशा छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। इसकी एडजस्टमेंट होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक के केस में NFIA क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, और नेशनल के केस में क्योंकि ये बड़ा होता है इसको हम जोड़ देते हैं। ये पहली एडजस्टमेंट होती है आपकी। दूसरी एडजस्टमेंट आपकी होती है बेटा, एक हमारे पास होती है डेप्रिसिएशन की। तो एक होता है नेट और एक होता है हमारे पास ग्रॉस। ग्रॉस हमेशा ज़्यादा होता है और नेट हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि ग्रॉस जब ज़्यादा होगा और नेट कम होगा, इसकी एडजस्टमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दी होगी, जैसे क्वेश्चन है GDP, इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अगर आपने इसको बनाना है NNP, इसका मतलब ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है, तो क्या करोगे, बड़े से छोटे पे जाना है, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन। D से डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, छोटे से बड़े पे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना है आपने, NFIA क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा। ये 2 बेसिक तरह की एडजस्टमेंट होती है जो आपके एग्रीगेट्स निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, और इसके अलावा जो एक होती है एडजस्टमेंट, जैसे GDP एट MP होता है या NNP एट FC होता है। तो इसकी एडजस्टमेंट में आपने क्या याद रखना है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट गलती नहीं करनी, ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से 2 बार क्वेश्चन में देखना है, इधर उधर से कंफर्म करने की कोशिश मत करना, ये देखना कि तुम कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं। MP मार्केट में जो प्राइस होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, फैक्ट्री के अंदर जो प्राइस होती है वो कम होती है। तो ये कम होती है और ये हमेशा ज़्यादा होती है। इसकी एडजस्टमेंट होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ। अगर ये ना दिए हों तो आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग से दिए होते हैं और सब्सिडीज़ अलग से दी होती हैं। उन दोनों को माइनस कर दोगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके पास आ जाएंगे। तो अगर MP है, मार्केट प्राइस आपको दी हुई है और फैक्ट्री कॉस्ट बनानी है तो माइनस करना, अगर फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनानी है तो
प्लस करने की ज़रूरत है आपको इस केस के अंदर। तो ये तीसरी तरह की एडजस्टमेंट है, गोल्डन रूल्स इसको बोलते हैं। 3 तरह के गोल्डन रूल्स मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट डोमेस्टिक से नेशनल, सेकंड नेट से ग्रॉस, और थर्ड होगी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। तो ये कन्वर्जन तो आपको आनी ही आनी चाहिए। फाइन। इसके अलावा हमारे पास 3 मेथड्स हैं, ठीक है, 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है। वो ये मेथड्स के न्यूमेरिकल्स में एक एक करके आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात ये याद रखनी है, एक है वैल्यू एडेड मेथड, एक है इनकम और एक है एक्सपेंडिचर। इस मेथड से कौन सा एग्रीगेट निकलता है? जीडीपी एट एमपी। इस मेथड से भी क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखनी है। और जब आई है इनकम मेथड है तो आपके पास आती है नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी। अगर आपको वैसे ही क्वेश्चन के ऊपर लिखा हो कि फाइंड आउट नेशनल इनकम, तो आपने एनएनपी एट एफसी निकालना होता है, ठीक है। और अगर आपके क्वेश्चन के ऊपर लिखा है फाइंड डोमेस्टिक इनकम, तो आपने निकालना होता है एनडीपी एट एफसी, ठीक है। ये आपने याद रखनी है 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। और क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा मेथड लगेगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सी आइटम्स आपको उसके अंदर दी हुई हैं, कौन सी अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ क्वेश्चन जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड के ऊपर होगा। तो वैल्यू एडेड मेथड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, फर्म के ए बी के होते हैं। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप निकालते होते हो GVA। तो GVA निकालने के लिए फर्म ए फर्म बी के हमको आइटम्स को ऐड ऑन करना पड़ता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी पड़ती है। तो इसके अंदर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये इसमें ये याद ध्यान रखना होता है कि अगर तो आपको डोमेस्टिक सेल्स दी हुई हैं अलग से, ठीक है, मतलब इसमें डोमेस्टिक सेल्स दी हैं, यहाँ पे सेल्स लिखा है ना, यहाँ पे भी सेल्स लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है, डोमेस्टिक सेल्स स्पेशली वर्ड लिखा है, तो आपको एक्सपोर्ट भी उसके अंदर जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट बाहर भेजना इज ऑल्सो ए सेल, तो उसको जोड़ना पड़ेगा। पर अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स नहीं, नॉर्मल सेल्स दी हुई हैं और एग्जामिनर ने जानबूझ के साथ में आपको एक्सपोर्ट भी दे दिए हैं, तो फिर आपने एक्सपोर्ट नहीं जोड़ने हैं, क्योंकि सेल्स में ऑलरेडी वो इंक्लूडेड होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू एडेड मेथड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बच्चों को इन चीज़ों में कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। तो आपने वो गलती नहीं करनी है। इन्होंने किया क्या, ऐसे क्वेश्चन में फर्म ए की अलग से निकालनी होती है, फर्म बी की अलग से कैलकुलेशन करनी होती है, जितनी सेल्स होगी, ठीक है, वो निकालते हैं। फिर चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और कोई भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है तो माइनस कर देते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेजेस, ठीक है, तो कोई भी परचेजेज होंगे तो वो हम माइनस कर देंगे। तो इस क्वेश्चंस में ए की और बी की हमने अलग करके निकाल देनी है, और इसके बाद कुछ नहीं लिखा, कैलकुलेट वैल्यू एडेड लिखा है, नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला ही नहीं आपको। अगली ये आपको एक और टिप दी हुई है उन्होंने, मैं ये आपको नोट्स में भेज दूंगी। कभी आपको सेल्स दी होती है तो हम इंडिविजुअल सेल्स दोबारा नहीं लेते, जैसे कि फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, ये ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूडेड है। तो सेल्स अगर टोटल दी हुई हैं तो बाकी चीज़ें सेल्स की बार बार इसके अंदर जोड़नी नहीं है। और अगर चेंज इन स्टॉक आपको दिया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ, वो ऑलरेडी एक डिफरेंस होता है क्लोजिंग और ओपनिंग का। फिर सेपरेटली एग्जामिनर जानबूझ के आपको क्लोजिंग और ओपनिंग देगा, तो आपने उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, एक न्यूमेरिकल देखो, रैंडमली मैं दिखा रही हूँ। ये एक न्यूमेरिकल है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट एक्स कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय इट। तो GVA निकालने को बोला है इन्होंने, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब FC पर। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए पहले करते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, और इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास सेल्स जितनी दी हुई थी और चेंज इन स्टॉक आ गया। फिर हमने इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्लस माइनस के साथ खास ध्यान रखना है आपने, ठीक है। एक बात और याद रखनी है कि वैसे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपके पास GVA आती है या फिर GDP आती है MP पर क्वेश्चन में पूछा हुआ था FC, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू, जो अभी मैंने आपको कन्वर्जन बताई। और मैंने आपको पहली बात क्या बताई कि किस क्वेश्चन में क्या निकलता है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे GDP एट MP निकलता है या GVA एट MP निकलता है, तो आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको पूछा एट फैक्टर कॉस्ट, तो आपको उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ और किस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट लुक एट दिस, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं सेल्स नहीं नज़र आ रही,
तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपको आउटपुट सोल्ड बताए हुए हैं कितने हैं और पर यूनिट की प्राइस भी दी हुई है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपकी सेल्स आ जाएंगी। तो ऐसी भी कुछ छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने इंटरमीडिएट बाद में माइनस किया, आप इकट्ठा ही माइनस कर सकते हो एक लाइन में। फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर कट आपने वहाँ पर लिखना है, अपना रफ वर्क साइड पे शो करके आना है आपने पूरा वर्किंग नोट्स में। एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं होती, ये लैक्स में वैल्यू दी होती है ऑलरेडी। नेट वैल्यू एडेड निकालना है। अब ग्रॉस और नेट का कैसे करते हैं एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन से करते हैं। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का आपको भी मैंने बताया कि कैसे करते हैं। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड विद ए लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। तो ऐसे क्वेश्चन में ये जो टाइम दिया हुआ है डेप्रिसिएशन और यहाँ से 10 लाख की 10 ईयर्स पर, तो आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू इसके अंदर आराम से निकाल सकते हो अपने आप ही, ठीक है। तो ये इसलिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइन। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 10 लाख को 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका 1 लाख आ जाएगी डेप्रिसिएशन। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स एक ही बार यूज़ करते हैं। तो ऐसे गुड्स को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है क्योंकि वो एक ही बार यूज़ करते हैं। सेल्स आपको दी हुई है। अनसोल्ड आउटपुट, अनसोल्ड आउटपुट को क्या बोलते हैं बेटा, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। और यहाँ पे अनसोल्ड आउटपुट आपने 2 को मेजर करना है, या इसको चेंज इन स्टॉक भी लिख सकते हो। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, तो टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन का मतलब कुछ नहीं होता, टैक्स ही होता है जनरल। तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस की ज़रूरत होती है, वही टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन होते हैं। तो ये सभी रिक्वायर्ड थे। आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देख सकते हो साइड बाय साइड, इसीलिए मैं आपको सोल्यूशन भी शो कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर एक अलग से दिया हुआ है, इन्होंने ऐसे क्वेश्चन में स्पेशली डोमेस्टिक सेल्स अलग से दी हुई हैं और एक्सपोर्ट्स अलग से दी हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि अगर तो अकेला बेटा सेल्स दिया होता तो आपने सेल्स ही उठानी थी, फिर आपने एक्सपोर्ट नहीं उठानी थी। बट अब डोमेस्टिक वर्ड लिखा है, देश की अलग और एक्सपोर्ट्स अलग, वो अलग से लेनी पड़ेगी आपको। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस डाल देता है एग्जामिनर पेपर में, तो आपने उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें इनकम मेथड भी इंक्लूडेड है और हमारे पास ये भी वैल्यू एडेड मेथड भी इंक्लूडेड है। दोनों ही आपको क्वेश्चन साइड बाय साइड दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़ी ही आम बात है पेपर में आना, इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। ये क्वेश्चन दिखाने का मेरे को कोई ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैं बस सिर्फ ये चाहती हूँ ये भी क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना। इसमें नेगेटिव में दिया हुआ है नेट चेंज इन स्टॉक, तो प्लस माइनस के साइन का आपने खास ध्यान रखना है। फाइन बेटा, ठीक है। आप और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, इनकम मेथड पे चलते हैं, उसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। इनकम मेथड के अंदर कुछ आपको ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहली आइटम जो ऐड करते हैं, हम करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कभी कभी इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर कुछ आइटम्स होती हैं, जैसे वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एज वेल एज इन कैश, दोनों। इसके अलावा कोई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर की, नॉट एम्प्लॉई। तो ये बात ध्यान रखना, ये एग्जामिनर जानबूझ के आपको ऐसा क्वेश्चन डालता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके अलावा आपने ऑपरेटिंग सरप्लस जो ऐड करते हैं, उसके अंदर आपके पास कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, उसमें आपके पास रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इसमें मेरा एक स्पेशल आपको एडवाइस है कि इस मेथड का फॉर्मूला बड़े ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि प्रॉब्लम आती है कि ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और प्रॉफिट के नीचे डिविडेंड कुछ आ रही है आइटम्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अलग से आ रहा है कुछ, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी दोबारा से अगर आपके पास नहीं है, वैसे तो बुक्स में दिया हुआ। तो ये भी बात का आपने क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। एक एम्प्लॉयर वाला प्रोविडेंट फंड में, एक ऑपरेटिंग सरप्लस की जितनी भी आइटम्स हैं। बाकी लास्ट आइटम तो मिक्स्ड इनकम वाला तो आपको ऑलरेडी क्लियर ही होगा। यहाँ पे आपको एक इन्होंने टिप दी हुई है कि नेट इंक्रीज इन स्टॉक इज एन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कहीं पर भी ये वर्ड लिखा हुआ है और आपको पूछा हुआ है नेट इंक्रीज इन स्टॉक, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में हम इन्वेस्टमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इम्प्यूटेड रेंट भी इंक्लूड करते हैं हम नेशनल इनकम में। इम्प्यूटेड मतलब होता है एस्टिमेटेड, ठीक है। कमीशन इज ए फैक्टर इनकम, वी डू नॉट इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो कमीशन को हम वैसे इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स में उसको कंसीडर नहीं करते, उसको हम एक फैक्टर गुड मानते हैं,
तो ये तो आपको कमीशन टू ब्रोकर्स वगैरह आप नोट करते ही हो कि आपको पूछा जाता है। अब ये जनरल क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो इन्होंने कुछ आइटम्स दिए, आप आइटम्स देख के गैस करोगे कि वेदर इसके अंदर हम कौन सा मेथड लगाएंगे। तो इसमें एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा। एक्सपेंडिचर मेथड में गलती कहाँ होती है, जो तीसरा एलिमेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कभी कभी नेट दी होती है, नेट दी है तो बेटा ग्रॉस करनी पड़ेगी। और इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल और इन्वेंट्री। तो दोनों को आपने अच्छे से फॉर्मूला के अंदर बहुत ध्यान से देखना है। और जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हाथ से कर कर देखने हैं, ऐसे देख देख कर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएंगे, ठीक है। बिसाइड्स दिस वी हैव नंबर ऑफ अदर क्वेश्चंस एज वेल, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके अलावा मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा जो थोड़ा ट्रिकी है, आई विल शेयर विद यू।